हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने ऑर्गेनाइजिंग की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट किया। 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने वहाँ पर कवर अप किया है। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को अपनी आज की वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक और अपनी 80 आउट ऑफ 80 की जर्नी को करेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ कंप्लीट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिए कि आपका लास्ट क्लास में क्या स्कोर रहा था। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस कवर अप किए, जहाँ पर 1 से लेकर 20 तक हमारे MCQs थे, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और उसके बाद 21 से लेकर 24 तक हम लोगों ने 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस को कवर अप किया। ठीक है, तो अगर अभी भी आप में से किसी ने उन क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस किया है तो एक बार लास्ट की वीडियो पे जाइए, पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 25 से। और एक आपका ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर प्रॉपर आपको पहले केस स्टडी को स्टडी करना है, देन कुछ क्वेश्चंस है उसके ऊपर बेस्ड उसका आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करने से पहले जरा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस वो हमसे पूछने वाले हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग है, ताकि जब हम क्वेश्चन को रीड करें तो अपने माइंड को इस चीज़ के साथ लेकर चले कि हमें ये चीज़ें यहाँ पर ढूंढनी होंगी। ठीक है, तो बेटा एक तो क्वेश्चन हमें दिख रहा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। सेकेंड हमें दिख रहा है द स्टेप्स। अब स्टेप्स उन्होंने बताया नहीं है कि कौन से फंक्शन का है, बट जब आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको अपने आप एक आइडिया लग रहा होगा कि ये स्टेप आपके कौन से फंक्शन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद स्टेप ही है अगले क्वेश्चन में भी। देन आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है, आपको हाईलाइट करना है कि ये कौन सी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब एक आइडिया लग गया है तो हम क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सो बेटा क्वेश्चन इज, Viraj is working in a well-reputed company where he is a senior most employee in his division. He is one of the most dedicated, committed, capable and hard-working employee. Being senior and experienced, he generally received the work according to his preference. क्योंकि वो एक सीनियर पर्सन है, एक्सपीरियंस है, तो जनरली उसको जो काम मिलता है वो उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिलता है। One day, a problem developed when an intelligent person Jay was appointed by the divisional manager Riddhi. तो रिद्धि ने एक पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। Jay's experience is mostly related to the routine work which made it possible for him to catch and complete the work early. तो जय का जो एक्सपीरियंस था वो जनरली ऐसा था कि वो हमेशा रूटीन वर्क में ही इन्वॉल्व रहता है और उसके लिए पॉसिबल है कि वो अपना जो रूटीन का वर्क है उसको बहुत जल्दी से कैच कर लेता है, यानी कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको फटाफट से समझ भी आ जाती है और वो टाइम से काम को कंप्लीट कर देता है। सो मेनी टाइम्स रिद्धि नोटिस टेंशन डेवलपिंग बिटवीन द विराज एंड जय। अब वही पहले विराज का राज चल रहा था, उसके बाद जय आए तो उसकी जय जयकार होने लगी, तो इन सब चीज़ों की वजह से दोनों में होने लगे कॉन्फ्लिक्ट्स और जिसके बारे में रिद्धि ने पता लगाया। सो देन क्या हुआ उसके बाद, बट वन डे द टेंशन रीच्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। अब वही जब ईगो क्लैशेस होते हैं और दोनों दोनों ही अपने अपने मास्टर थे अपने अपने एरियाज के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बस अब तो लड़ाई झगड़ा होना पक्का था। सो विराज कंप्लेन टू रिद्धि स्टेटिंग दैट हिज ड्यूटीज वाज लार्जली टेकन बाय द जय। विराज ने कहा कि ज्यादातर मेरा जो काम है वो जय करने लग गया है, तो ये बहुत गलत बात हो रही है। सो रिद्धि इशूड एन ऑर्डर फॉर क्लैरिफाइंग। तो रिद्धि ने एक ऑर्डर इशू किया for clarifying the working relationship between them, specifying who will report to whom. देखो यहाँ से आपको कुछ एक लाइन समझ में आ रही होगी कि रिद्धि ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने क्लियर कर दिया कि भाई देखो क्या होता था कि विराज पहले जिन कामों को करता था उन काम को जय ने करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद दोनों के बीच में जो ड्यूटीज है उसको सही से बांटा नहीं गया। पहले विराज करता आ रहा था, अचानक से जय आ गया, जय को दिखा, जय ने काम करना शुरू कर दिया ताकि उसकी जय जयकार होने लगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही थी।
उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए रिद्धि ने ऑर्डर जारी किया जिसमें उसने ये क्लियरली बता दिया कि सबकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, किसकी क्या वर्किंग रिलेशनशिप है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें उसने क्लियर कर दी, जिसकी वजह से वर्कलोड रिमूव हुआ और डिस्प्यूट्स जो थे वो खत्म हुए। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, असेंबल करता है रिसोर्सेज को और इंटीग्रेट करता है सभी चीज़ों को एक साथ लेकर आता है ताकि जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो सके। ऐसा आपने कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखा है? क्या वो डायरेक्टिंग है, क्या वो स्टाफिंग है, क्या वो प्लानिंग है या फिर वो ऑर्गेनाइजिंग है? बेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना, स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन पे राइट टाइम पे राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को रखना, प्लानिंग के अंदर तो थिंकिंग इन एडवांस है ही, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, ताकि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। सो होपफुली आपको समझ आ ही गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो फंक्शन तो हमने आइडेंटिफाई बेटा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। State the step of the above identified concept which has not been carried out properly. वो कौन सा स्टेप है जो ढंग से यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया गया? क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क था, असाइनमेंट ऑफ वर्क था, या फिर फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी था, या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन? अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो अकाउंटेबिलिटी वाला जो पॉइंट है बेटा वो आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जो हमारा एक पॉइंट है ना, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी को ही फिक्स करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप्स ही लिखे हुए हैं सारे, जहां आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज पढ़ा है उसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे स्टेप्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें बताना है कौन सा सही से फॉलो नहीं हुआ। तो जब जय आया तो रिद्धि ने काम नहीं किया। रिद्धि ने क्या नहीं किया? क्या उसने काम को आइडेंटिफाई नहीं किया था, या उसने डिपार्टमेंट नहीं बनाए थे, या उसने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बनाए थे? उस टाइम पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाने से पहले भी एक चीज उसने गलत करी थी, वो क्या? वो था असाइनमेंट ऑफ वर्क। अगर वो पहले ही आकर, क्योंकि आप देखो विराज कैसे काम कर रहा था, अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस, मतलब उसको जो अच्छा लग रहा था वो वैसे काम वहां पर परफॉर्म कर रहा था। अगर पहले से ही ड्यूटीज असाइन कर दी जाती कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये आपके इंचार्जेस हैं, अब आप अपनी टीम को पूरी तरीके से देखोगे, तो शायद ये प्रॉब्लम अराइज ही ना होती। तो कौन सा फंक्शन कौन सा स्टेप ढंग से परफॉर्म नहीं हो रहा था? असाइनमेंट ऑफ वर्क। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द स्टेप्स विच हैज बीन टेकन। अब आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेप है जो परफॉर्म किया गया रिद्धि से टू रिस्पॉन्ड द कंप्लेंट ऑफ विराज, कि जब विराज ने आके उससे कंप्लेन करी तब उसके बाद उसने क्या किया? एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज या डिवीजन ऑफ वर्क। इसका आंसर एक बार डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन में एक लाइन दिखाना चाहूंगी जिसको मैंने अंडरलाइन किया था बेटा। यहाँ पे था कि रिद्धि ने क्या किया था? क्लैरिफाई किया था द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय स्पेसिफाइंग हु विल रिपोर्ट टू हु। ये लाइन क्लियरली एक स्टेप को इंडिकेट करती है जो हमारा फोर्थ स्टेप था, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जहां पर हम यही तो बताते हैं कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए आंसरेबल है, वो यही तो जाकर आपको पता चलता है। तो आपके सामने क्लियरली आंसर मिल चुका है आपको, क्या है बेटा? वो एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में भी क्लैरिटी लानी है, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड एंड द फ्यूअर डिस्प्यूट्स। वर्कलोड कम होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे, ये कौन सा इंपॉर्टेंस का पॉइंट है? कौन से फंक्शन की इंपॉर्टेंस आपसे पूछी जा रही है? जो आपने अभी ऊपर आइडेंटिफाई किए बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। तो बताइए ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड द स्पेशलाइजेशन। वर्कलोड कम होना, डिस्प्यूट्स कम होने की वजह से क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए, आपको भी आंसर करना होता है। हाँ जी, तो बेटा जब सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से होगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, डिस्प्यूट्स कम होंगे, तो उससे होगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ओ माय गॉड, इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी। अब उसके ऊपर जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो किस किस चीज़ के बेटा? यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का भी पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एक आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा गया, एक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना है,
और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमने एक आइडिया ले लिया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। So let's read the question first. So question is, Prakash Limited is a progressive company which has achieved the new records in the field of electronic products. This was with the help of proper delegation, enabled the existence of the proper workforce to take up the leading position in several challenging projects. मुझे यहाँ पर ये लाइन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जहां पर उन्होंने बोला कि प्रकाश लिमिटेड एक प्रोग्रेसिव कंपनी है, अच्छे रिकॉर्ड बना रही है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की फील्ड में, और क्योंकि प्रॉपर डेलीगेशन हुआ इसकी वजह से यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉपर वर्कफोर्स है वो ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से अगर आप कल को नए प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च करते हो तो इमीडिएटली वहां के लिए आपके पास पूरी टीम रेडी है। याद करो लास्ट क्लास में मैंने जब एमसीक्यूज वगैरह करा रही थी और 3 मार्क्स से क्वेश्चन कराई थी तो कुछ ऐसा सही एक क्वेश्चन आया था, वहां भी मैंने आपको एक क्लैरिटी के साथ चीजें बताई थी कि जब इस तरीके के पॉइंट आते हैं तो वो क्या था आपका आंसर। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सी डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, ठीक है। अभी हमें नीचे भी पहचानना है इसी से रिलेटेड। चलो कोई बात नहीं, तब तक तुम सोचो, जब नीचे क्वेश्चन आएगा मैं तब डिस्कस करूंगी उसके बारे में। नेक्स्ट, because of the proper delegation they have been able to properly define the relationship between the superior and subordinate at different level, leading to the company of a strong management structure. अब क्योंकि यहाँ पर proper delegation है तो आपको यहाँ पर ये भी चीज दिख रही होगी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच का जो रिश्ता है वो भी प्रॉपरली यहाँ पर डिफाइन किया गया है। एंड ऑल्सो ड्यू टू द डेलीगेशन देयर वाज नो ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। किसी तरीके से कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एज देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप में। द कंपनी हैज सेट एन एग्जांपल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। तो उन्होंने दूसरों के लिए एग्जांपल भी सेट कर दिया है। एज इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड, स्पेसिफिक जॉब्स आर done by the specific employees resulting in the increase in efficiency at the personal level। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेडली एक ही काम को एक ही बंदा करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पेशलाइजेशन आ रही है और स्पेशलाइजेशन से क्या मिल रही है उसको, एफिशिएंसी, ठीक है। ये भी कुछ मुझे सुना सुना सा लग रहा है। नाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट एट इंटरनेशनल लेवल। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, बट देयर द एनवायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन वुड बी डिफरेंट, वहां सब कुछ अलग हो सकता है। सो a meeting was held by the top management and it was decided that the company will go for the major changes in the policy, that is they will involve the supervisory level of the management in decision making as the size of the company is growing, so it will require more participation of the employee। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई बाहर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जाते हैं तो पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। पॉलिसी बदली, टॉप लेवल मैनेजमेंट से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब हमें एम्प्लॉयज के रोल को इंक्रीज करना होगा। क्यों, कंपनी बढ़ रही है तो उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हम अपनी डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करेंगे और हमें एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन अब ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ये तो थी प्रॉपर एक केस स्टडी, हमने पढ़ लिया कि बेसिकली क्या हो रहा था प्रकाश लिमिटेड में। अब उनका हमसे पहला क्वेश्चन है कि इट वॉज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डेलीगेशन enabled the existence of proper workforce to take up the leading position in the several challenging projects। बताइए वो कौन सी इंपॉर्टेंस है आपकी डेलीगेशन की जो आपको ये कहती है कि आपके पास रेडी वर्कफोर्स है, ट्रेंड वर्कफोर्स है, एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स है, खोलो नई दुकानें, खोलो नए आउटलेट, खोलो नई ब्रांचेस, हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। तो जब आपको इस तरीके से टीम मिल रही है तो आपकी कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है ना। तो बताओ कौन सी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेटर कोऑर्डिनेशन या एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। आई होप कि आपको आंसर पता चल चुका होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में एक बार दोबारा से समझाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफिक जॉब्स आर डन बाय द स्पेसिफिक एम्प्लॉय रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक लोग करेंगे, रिपीटेड परफॉर्मेंस आएगी, रिपीटेड परफॉर्मेंस की वजह से स्पेशलाइजेशन मिलेगा, स्पेशलाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी आएगी। ऐसा कौन सी ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में था, अडेप्टेशन टू चेंज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल या बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नाम में छुप गया था उसका काम, सो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट,
It involves systematic delegation of authority in all the departments and all the levels of the management to take decision and action appropriate at respective level. आप बताइए कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है बेटा कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो सारे डिपार्टमेंट और सारे लेवल्स पे होना चाहिए, डिसीजन वही लो, एक्शन वही लो जहां पर काम हो रहा है. क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या डिपार्टमेंटलाइजेशन है? अथॉरिटी को एक बड़े लेवल पर बांटना, सिंपल सी बात. डेलीगेशन होता है छोटे लेवल पर अथॉरिटी देना, लेकिन जब बड़े लेवल पे ये काम होता है तो वो क्या होता है बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, आराम आराम से करा रही हूं ताकि तुम एक एक चीज को ढंग से समझ सको. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन? अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है? डिविजनल, डेलीगेशन, फंक्शनल और डिसेंट्रलाइजेशन. अब मैम इतने बेवकूफ तो हम है नहीं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, डिविजनल और फंक्शनल ही है. जब आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, सुटेबिलिटी भी बताइए मैंने आपको हर एक स्ट्रक्चर की, तो जब हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए तो कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक फंक्शन को ड्यू अटेंशन दिया जाता है. ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 27. अगेन हमारे पास एक केस स्टडी है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है जो फॉलो हो रहा है, कॉन्सेप्ट बताना है कि इनमें से कौन सा है जो मोहित ने अडॉप्ट किया होगा, कौन सा स्टेप भी मोहित ने अडॉप्ट किया है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है, और अब कौन सा दिव्यांश जो है वो अब कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगा वो हमें बताना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Devansh Limited was manufacturing the blankets for last 8 years. Recently, they established a new manufacturing unit, started selling multiple products. देखो अब तक वो सिर्फ blankets में डील कर रहे थे, अब उन्होंने multiple products में डील करना शुरू किया. बेड शीट्स, मशीन कवर, सोफा कवर, ये सारी चीजें भी उन्होंने बेचनी शुरू कर दी इन द मार्केट. दिस लेड टू अ बिग डाउनफॉल इन द कंपनी. बट इसकी वजह से अचानक से डाउनफॉल आ गया कंपनी के अंदर. द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम फेल ऑन द जनरल मैनेजर मिस्टर मोहित. अब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर मोहित के ऊपर आ गई थी, जो कि कंपनी के क्या थे? जनरल मैनेजर थे, कि भैया देखो अब करो, सॉल्यूशन निकालो. सो नाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम ही गिव सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. अब उसने क्या किया कि भाई अकेले तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो उसने अपनी कुछ अथॉरिटी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दी. ही ऑल्सो गिव देम दिस फ्रीडम दैट इफ दे वांट दे कुड गिव सम ऑफ द अथॉरिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट. और उनको ये भी कह दिया अगर आपको जरूरत लगे तो आप भी अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हो. मतलब हुआ क्या? सबसे पहले मिस्टर मोहित यानी कि हमारे जीएम थे, जीएम वालों ने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दिया काम. डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आगे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी ये काम दे सकते हैं. यानी कि आप देख रहे हो कि अथॉरिटी ट्रांसफर करने का जो लेवल है वो बढ़ रहा है. ठीक, चलो कहीं ना कहीं इससे कुछ बातें तो मैम हमें क्लियर हो रही है. As all the departmental managers were overburdened, so therefore they handed over some of their authority to their subordinate. तो उन्होंने वही किया, अपने subordinates को दे दिया काम. As a consequence of this, on the one hand, the general manager got time to concentrate on important matters. अब इससे क्या हुआ कि वो important matter के ऊपर general manager ध्यान दे पा रहा था. And on the other hand, the feeling of responsibilities was aroused in the subordinate. Subordinate के अंदर भी एक feeling हुई कि यार हमें काम सौंपा जा रहा है, तो yes, we are also important. Within a few days, the growth of the company appeared to have become fast. अब कंपनी की जो ग्रोथ रेट थी वो जो है वो बढ़ने लगी. सो अब बताइए कि अगर आप सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रहता है? फंक्शनल, डेलीगेशन, डिविजनल या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन? बताइए, जल्दी बताइए. मैम डिवीजन, डेलीगेशन और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, फंक्शनल डिविजनल में से ही चूज करना है. सिंगल प्रोडक्ट है तो फंक्शनल से ही काम हमारा चल सकता है. ठीक है. Which concept of management is highlighted by the step adopted by the मोहित? मोहित जो कह रहा था कि ऐसे से अथॉरिटी बांट दो, तो ऐसे में वो क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डिविजनल की तरफ जा रहा है या डेलीगेशन की तरफ जा रहा है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. अब तो इतने होशियार हो चुके हो. डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि बड़े पैमाने पर अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर की जा रही थी. उसने पहले कहा अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को काम करो, तब तक तो चलो ठीक है, कह सकते हो डेलीगेशन था, लेकिन उसने ये भी तो बोल दिया था कि फ्रीडम है, आगे तुम्हें और देनी अथॉरिटी तो दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसने सब में बांटना शुरू कर दिया था. द स्टेप अडॉप्टेड बाय मिस्टर मोहित हाईलाइट्स विच ऑफ द इंपॉर्टेंस. जो वो स्टेप ले रहा था वो क्या, किस इंपॉर्टेंस को शो कर रहा था? रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, बेटर कंट्रोल, फैसिलिटेट्स ग्रोथ या क्विक डिसीजन मेकिंग.
बर्डन रिड्यूस हुआ, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, सो रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी से है। अब कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए बताइए। अब जब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो गई, अगर सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम फंक्शनल कह रहे हैं बेटा, तो मल्टी प्रोडक्ट के लिए कौन सा हो जाना चाहिए बताइए, अपने आप देखो जरा, डिविजनल। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन कर लिए फंक्शनल और डिविजनल के, तो मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फंक्शनल डिवीजन का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट ईयर मैंने आपको पहले बताया था कि एक केस स्टडी आई थी 6 नंबर में, आइडेंटिफाई करना था यही फंक्शनल और डिविजनल के बीच में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, समीर गुप्ता। अब हम यहाँ से क्यों देखें, हम पहले ये तो देखें कि हमें करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट जो समीर गुप्ता ने यूज किया है, और उसी की 3 इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कोई भी बता सकते हो, मतलब हाईलाइट नहीं करनी है, कोई भी बता सकते हो। चलो, सो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनिरा लिमिटेड। ये ओनिडा लिमिटेड लिया है कि इन्होंने नाम डोनिरा लिमिटेड, to manufacture the economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees। 15 employees के साथ वो अपना काम शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल फोन्स को। The company did very well in the initial year as the product was good and the market did well. The demand for its product went up. To increase the production, the company decided to recruit the additional employees। तो देखो अभी मोटा मोटा क्या हुआ यहाँ पर इनकी कंपनी के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन बनाना शुरू किया 15 एम्प्लॉय के साथ। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर, पर जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारे जो है गुड है, मार्केट हो रहे हैं वेल, तो डिमांड भी बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने एक्स्ट्रा वर्कर्स रखने शुरू किए। नाउ Samir Gupta, who was taking all the decision of the company, had to selectively disperse the authority। समीर गुप्ता जो अब तक सारे डिसीजन खुद ले रहा था, अब क्योंकि लोग बढ़ने लगे हैं, पहले 15 ही लोग थे, अब और लोग आए कंपनी के अंदर, काम बढ़ चुका है, तो उसने सिलेक्टिवली अथॉरिटी को बांटना शुरू किया। And he believed that the subordinates are competent, capable and resourceful। और उसे लगता है कि मुझे उनको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा समीर ने, एंड assume the responsibility for effective implementation of the decision। और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, काबिल हैं हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो। So this paid off. The company was not only able to increase its production but also expanded its product range। और इससे क्या हुआ, ये काम, ये उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई, कंपनी बढ़ गई आगे और अपनी प्रोडक्ट रेंज को लगातार आगे बढ़ाती हुई चली गई। तो अब आप बताओ ना, कौन सा कॉन्सेप्ट है समीर गुप्ता ने ये जो अथॉरिटी को बांटा, उसके एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऐसे थे जो खुद डिसीजन ले सकते थे, तो ऐसा कहाँ होता है बताओ जल्दी से। यस, आवाज आ रही है तुम्हारे दिल से, मेरे पास पहुंच रही है, मेरे कानों तक, कि आंसर है मैम डिसेंट्रलाइजेशन। हमने चैप्टर इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वेरी गुड। तो बेटा कॉन्सेप्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी 3 इंपॉर्टेंस बता दो। तो कोई भी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मुझे कुछ कहना पड़ेगा क्या? क्यों बेस्ट फ्रेंड, मेरी इंस्टा रील देखी क्या, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड को पूछना पड़ता है कि क्यों बेस्ट फ्रेंड मेरी इंस्टा रील देखी क्या। तो क्यू से बेटा क्या था हमारे पास, 3 बतानी है तो कोई सी बता सकते हो। क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है बेटा। फिर बी से है हमारे पास बेटा बेटर कंट्रोल, हाँ जी। एफ से है हमारे पास फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ठीक है। तो 3 बतानी थी, अगर आपको आगे की भी आती हैं, लाइक बेटर कंट्रोल है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट है, इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स है ना, इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स था, और मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर है। तो ये सारे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उनमें से भी कोई 3 जो है आप लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए फिलहाल यहाँ 3 लिख दी है, ठीक है। तो फटाफट से थम्स अप कर दो कि मैम अब हमें
डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इसके अंदर कि डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो मैंने एक बहुत ही क्लियर डिमार्केशन आपको बता दिया है कि कब डेलीगेशन है और कब डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स को भी मिक्स मत करिएगा प्लीज। चलिए आगे चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, सजेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और उसी के 3 एडवांटेज लिखनी है। तो कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो था वो लास्ट ईयर आया था। पहले आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करना था, देन उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में से कुछ लिखना था, ठीक है। चलो सो बढ़ते हैं। A company has been registered under the Companies Act with an authorized share capital of rupees 20,000 crores. Its registered office is situated in Delhi and manufacturing unit in backward district of Rajasthan. ठीक है। Its marketing department is situated in Bhopal. The company is manufacturing the fast moving consumer goods. Suggest करिए, बताइए। कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, उस कंपनी का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भोपाल में काम कर रहा है, कंपनी एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर डील करती है। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सोचो कि कौन सा है, कितने तरीके के गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन क्या है बताओ। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एक ही तो प्रोडक्ट लाइन है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उन्होंने उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं कहा, तो प्रोडक्ट लाइन तो एक ही दिख रही है हमें। सो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैम अलग अलग एरियाज में जाकर वो काम कर रहे हैं तो डिविजनल है। डिविजनल स्ट्रक्चर का बेटा मेन पॉइंट क्या है कि आप डिवीजन बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि जब आपके सामने ऐसी प्रोडक्ट्स लाइन है जिनके लिए आपको रिसोर्स सेपरेट करने पड़ेंगे, सेम रिसोर्सेज से आपका काम नहीं चल सकता। जो बंदा फुटवेयर बनाना जानता है उसको स्किन केयर के बारे में हो सकता है कुछ ना पता हो, तो आपको वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज सेपरेट करने पड़ेंगे। सेम ह्यूमन रिसोर्सेज से आप काम नहीं कर सकते, अलग ह्यूमन रिसोर्स सेटअप करना पड़ेगा, अलग तरीके का फाइनेंस चाहिए, अलग तरीके के फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, मशीनें अलग अलग चाहिए होंगी, तो ऐसे में आपको डिविजन्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने आपको एक ही कैटेगरी प्रोवाइड करी है, एफएमसीजी, ये अपने आप में एक कैटेगरी है, तो सिंगल प्रोडक्ट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, काम भले वो कहीं कहीं पर भी जाकर करते हो, ठीक है। चलो तो मैम स्ट्रक्चर तो फंक्शनल है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डायग्राम आपको बनाना है, तो मेरे पास थोड़े से जगह का अभाव है, तो मैं छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर आपके लिए। आप अपने समरी नोटबुक के अंदर जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप खुद बनाइएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, आपको पता है हमारे पास सबसे ऊपर, ठीक है, और उस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, याद होगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन का काम कर रहे होगे, हो सकता है यहाँ पर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हो, यहाँ आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ आपका R&D डिपार्टमेंट है, बट ओवरऑल ये सब किस चीज़ के लिए, सिर्फ एफएमसीजी के लिए आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया डायग्राम भी। अच्छा 3 एडवांटेज बता दो फटाफट से मुझे अब इसकी, अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो 3 एडवांटेज बेटा कौन सी होंगी, जल्दी बताओ। एक्रोनिम बतानी है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में कि क्या एक्रोनिम थी, जल्दी। सबसे पहली जो एडवांटेज है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन के नाम से भी आपने पढ़ा है, मोमोकैट, याद करो मोमोकैट से। मोमोकैट का एम क्या था हमारे पास, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मोमोकैट। तो मोमोकैट के अंदर MO मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, M था दूसरे वाला मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, O था आपके पास ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, C से था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, A से था अटेंशन और T से था ट्रेनिंग। याद रखना है आपको इस तरीके से सारी चीजों को, और डे टू डे रिवाइज करते रहोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है बेटा। समझ आ गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डायग्राम बनाया और उसके 3 एडवांटेज हमने यहाँ पे डिटेल में लिखनी है, ठीक है। भले स्ट्रेट लिखा है तो सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं आनी है, पूरी आपको लाइन लिखनी है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क देकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब 4 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पहचानना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहचानना है, उसके 3 एडवांटेज। अब आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ही तो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होगा जहां पे रूल रेगुलेशन के साथ काम हो रहा होगा, इनफॉर्मल वो होगा जहां पर आप
खुले आजाद हो, अपने हिसाब से बातचीत कर करके काम करते हो। ठीक है, चलो देखते हैं अभी हमें बातचीत करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बेटा ये वाले जो 2 चैप्टर है ना, जो सेकंड ब्लॉक के 4 और 5, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, थोड़ा सा इसके अंदर मैं सीरियसनेस इसलिए भी आपके साथ और ज़्यादा शो कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फनी वे में नहीं हो रही है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मतलब 6 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली इस ब्लॉक में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। और कॉन्सेप्ट बहुत कम है, देखा जाए तो दोनों ही चैप्टर्स में अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बट हाँ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी जो क्लैरिटी है आपके टॉपिक की वो बहुत ज़्यादा हो। तो बहुत ज़्यादा मैं बार बार स्ट्रेस करके आपको वो सब चीज़ें बताती हूँ। हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता होगा कि मैम बहुत लंबा जा रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि आज आप जो अपना ये टाइम मुझे दे रहे हो ना, कल को आपका ये टाइम आपको ज़रूर रिजल्ट देगा। उस दिन आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यस मैम, आप जो तब कह रहे थे ना कि कोई बात नहीं बेटा धीरे धीरे चलेंगे लेकिन संभलते हुए चलेंगे, अच्छे से करते हुए चलेंगे, वो आपको तब जरूर रियलाइज होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़े से पेशेंस के साथ आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलिए। समय लग रहा है, आई नो, बट हम लोग ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। चलो, so Gurpal Singh owns a pet clinic in Delhi to meet the need of the veterinary emergencies and the critical care for the pets. The clinic is being run by a team of essential experienced veterinary professionals for the last 34 years with utmost dedication and sincerity. सो गुरपाल सिंह का एक पेट क्लिनिक है, वहाँ पर जैसे कि इनको पेट्स वगैरह को कोई इमरजेंसी होती है तो उन सब चीज़ों को डील किया जाता है। बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनके पास, पिछले 34 ईयर्स से वो लोग पूरे डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। सो गुरपाल सिंह पुट्स इन स्पेशल फोकस टू फॉस्टर द इम्पर्सनल रिलेशनशिप। तो गुरपाल सिंह ना एक काम करते हैं, क्या करते हैं वो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यानी कि आपसी मेलजोल पे थोड़ा ध्यान देते हैं। व्हेन ही इंटरेक्ट्स विद इट्स स्टाफ, जब भी अपने स्टाफ के साथ वो बात करते हैं तो बड़े एक फ्रेंडली वे में बात करते हैं। सो थ्रू दिस लाइवली इंटरेक्शन ही इज एबल टू सीक द होल हार्टेड कॉपरेशन फ्रॉम देम। अब इतने मिलजुल कर रहते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, तो इनका स्टाफ इनको पूरी तरीके से कॉपरेट करता है, दिल से इनको एक्सेप्ट करता है, and is also able to gauge the employees' reaction towards the new plans and policies introduced by them. और ऐसे ही हंसते खेलते जब भी कोई भी पॉलिसी होती है तो अपने एम्प्लॉयज के साथ वो डिस्कस कर लेते हैं और इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। तो बता दो कौन सा लग रहा है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, जहाँ पर इतने अच्छे से बात हो रही है, कोई स्ट्रिक्टनेस देखने को नहीं मिल रही, कोई बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो कौन सा है बताओ। आई होप कि आप मेरे प्यारे बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, क्योंकि मेरे बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसी है कि कोई उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले पूरी स्टोरी सुना देते हैं वो, है ना। चलो तो बेटा ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके आपको बतानी है 3 एडवांटेज। अब एडवांटेज तो बहुत सारी हैं, बहुत मजा आता है हमें इसके अंदर। 3 एडवांटेज कौन सी है बेटा, ट्रिपल एफ, फास्टर स्प्रेड ऑफ, डिसएडवांटेज बतानी, सॉरी मैं एडवांटेज बता रही चलिए आपको, कोई बात नहीं, अब एडवांटेज भी सुनी लो। फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन था, उसके बाद फिल्स द सोशल नीड्स एंड फिल्स द इनएडिक्वेसीज ऑफ द ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एडवांटेज है बेटा ये लो, तुम्हारी एडवांटेज भी रिवाइज होगी। अब क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना। अब पूछा है आपसे डिसएडवांटेज, तो बेटा डिसएडवांटेज के लिए बताओ मुझे क्या था, बताओ डिसएडवांटेज में क्या है। डिसएडवांटेज में हम किसको याद कर रहे थे, सर जी को याद किया था। तो सर जी को जब याद किया था तो बताओ क्या था, स्प्रेड्स र्यूमर्स, यहाँ पे अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, है ना। और आई से क्या था बेटा, आई से था इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। खुद का ऐसा ग्रुप बना लेते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है भूल जाते हो भाई, सब भूल जाते हो तुम, बस अपना याद रखते हो, फिर इग्नोर कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को, जिसकी वजह से क्या शो करने लग जाते हो, रेसिस्टेंस टू चेंज, मना कर देते हो, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपनी दादागिरी दिखाते हो, अपना ग्रुप बना लेते हो, ग्रुपिज्म की वजह से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो सर को याद करना पड़ता है फिर, ताकि सर आए पिटाई लगाए और कहे तुमसे कि बात मानो अब हमारी। ठीक है, तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बालकों, तुमने 4 नंबर के भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं। तो अपना स्कोर अपने आप को बता देना, मुझे एंड में बता देना टोटल 80 में से
कि तुम्हारे 4 नंबर के 6 क्वेश्चन जब तुमने किए तो 24 नंबर का तुमने सॉल्व कर लिया है अब तक, तो तुम्हारे कितने नंबर आए। ठीक है, अपना स्कोर लिख के रख लो, आइडेंटिफाई भी कर लियो। अभी एक्सप्लेनेशन तो हम मांग नहीं रहे आपसे, तब भी अपने आप को पूरे नंबर देना। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन तो तुम लिख ही दोगे। ओह चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करने हैं 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिखनी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन ना भी पढ़े तो शायद तो भी हमें पता है कि 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी ऊपर से अभी इतना डिस्कस करते हुए आए हैं तो हम लिख ही देंगे। बट बेटा इतना ओवर कॉन्फिडेंस में हम नहीं रहेंगे, हम तो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपने न्यूटन जी का नाम तो सुना ही था। अब तुम्हें पता है न्यूटन जी के एक छोटे भाई भी थे, कौन? न्यूटन, वो रे जिन्होंने यहाँ काम किया, हमारे लिए केस स्टडी बनाई। तो देखो जरा ये क्या कहते हैं। सो न्यूटन लिमिटेड वाज अ रेप्यूटेड कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोवाइडिंग द यूनिक सॉफ्टवेयर ऑल ओवर द इंडिया। चलो जी, इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज वेरी हाई, रिजल्टिंग इन गुड प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विहान वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। खड़ूस, वेरी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है। He specified the boundaries of authority and responsibility for achieving the organization goals. लो जी, सीमाएं रेखाएं भी बना दी हैं और अधिकार और जिम्मेदारियां भी बांट दी हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी। There was systematic coordination among the various activity and a specific relationship among the various job position. तो उन्होंने क्लियरली सारी चीजों को डिफाइन किया, स्पेसिफिक रिलेशनशिप भी बताया, कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन हो रहा है। क्यों? एक ही उनका मेन पॉइंट है, क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ठीक है। The company provided the facilities like canteen, gym, library and a music room and a rest area for its employees. इसी की कंपनी को ज्वाइन करना है मुझे, मतलब कैंटीन भी है। चलो ठीक है, कैंटीन तो होती है भाई, जिम भी है, लाइब्रेरी भी है, म्यूजिक रूम भी है, रेस्ट एरिया भी है एम्प्लॉयज के लिए। कहाँ पाई जाती है ऐसी कंपनीज? मुझे जाना है इस कंपनी के अंदर। बढ़िया है यार। Which they could use during the rest interval. रेस्ट इंटरवल में यूज करो, और रेस्ट इंटरवल देंगे कितना? 20 मिनट का, जिसमें हम ये सारा एंजॉय कर लेंगे। वाह भाई वाह, ताली होनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए इनके लिए। Using these facilities, the employees developed a friendship and discussed not only their personal, social and emotional issues but also the official ones. अब इस 20 मिनट के रेस्ट इंटरवल में भी देखो हम कितने मतलब टैलेंटेड है कि इसका पूरा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस रेस्ट इंटरवल के टाइम पे हम लोग आपस में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, अपनी पर्सनल दिल के हाल सुना रहे हैं, सोशल वाली मैटर पर भी बात कर रहे हैं, कुछ इमोशनल इशू है, दिल में कुछ दर्द है, वो दर्द भी बयां कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ऑफिस की जो गॉसिप्स है वो भी यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। चलो आगे चलते हैं। The general manager was of the different view. He told the chief executive officer that there was no use of providing these facilities to the employees as this is an extra financial burden on the organization. लो जी, ये जो खड़ूस भाई साहब हैं ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके की फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है, एक ये तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। एंड ऑन द अदर हैंड इट इनकरेजेस द ग्रुपिज्म। उसके अलावा तुम्हें पता है ग्रुपिज्म हो जाता है इसकी वजह से। Wherever any change required in the organization, they all will resist. और अगर कल को तुम कुछ भी यहाँ पर कोई डिसीजन लेने जाओगे ना, कोई पॉलिसी लाओगे, ये सारे के सारे ग्रुप बना के खड़े हो जाएंगे। देखो बात तो सही थी उसकी, पर ये कह देना कि बिल्कुल फैसिलिटी नहीं देनी, ये तो गलत बात है। He suggested that they should do away with these facilities. उसने कहा कि हटा दो ये सारी फैसिलिटी। लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो थोड़े से अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया, विहान ने कहा, जनरल मैनेजर को समझाया दैट दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी। कि देखो यार काम वाम सब अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो जरूरी होता है, एंड इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदा होता है इससे। These interaction among the people at work gives rise to the network of the social relationship among the employees and have multiple benefits. और इसके ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो अब बताइए, आपको ये 2 माहौल दिखे ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक माहौल जो स्ट्रिक्ट वाला जो जनरल मैनेजर बना रहा था वो तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा माहौल जो विहान ने क्रिएट करने के लिए कहा और कर भी रखा था वो था हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमें पूरी तरीके से यहाँ पर दिख चुके हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, अब फंक्शनल और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की बतानी है। तो बेटा मुझे लगता है कि शायद हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या आप लोग मुझे खुद बता देंगे या मैं ही बताऊं आप लोगों को? बताइए। तो पहले अगर मैं फंक्शनल की बात करूं, यार ये भी देखो कितना परेशान कर रहा है मुझे, पहले ही हम इस कोल्ड से परेशान हैं और ऊपर से ये हमें और परेशान कर रहे हैं। तो पहले फंक्शनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें बेटा, फिर फॉर्मल। तो बेटा फॉर्मल की एडवांटेज बताओ क्या है? फॉर्मल की एडवांटेज में बताइए मुझे क्या क्या आता है, आप बताएंगे जल्दी से, फिर हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। यूनिक सी, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है ना? यहाँ पर आप सभी लोग जो है वो आपस में क्या करते हैं बेटा, एक सुपीरियर एक ही सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, तो एक यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर मेंटेन रहता है। और बताइए और क्या है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि यह सारा रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होता है, यहाँ पे कोई इधर उधर की बातें तो होती नहीं है ना? अकाउंटेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। और बताइए कि और क्या हो सकता है? अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें कई बार आप अपनी तरफ से ही बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुक के साथ आप रिजिड हो रहे हो ऐसे वाले टॉपिक्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको भी लगता है कि एक एडवांटेज हो सकती है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स तो है ही यहाँ पर, हम अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो दो बतानी थी, हमने फिर भी 3 डिस्कस कर ली। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल क्या है? कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सही नहीं है, तो उसके लिए RIP बोलना पड़ता है ना? RIP रिजिडिटी है। इग्नोर कर देते हो आप, किस चीज़ को इग्नोर कर देते हो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब आप फॉलो करते हो तो कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं रखते आप यहाँ पे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, तो उसकी इग्नोरेंस हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये आप लिख सकते हो अपने पास से। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल तो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेटा क्या याद किया था हमने? एडवांटेजेस के अंदर मैंने ट्रिपल F बताया था आपको कि फास्टर स्प्रेड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, फुलफिल्स द सोशल नीड्स है। डिसएडवांटेजेस में हमने क्या पढ़ा? सर के लिए पढ़ा स्प्रेड र्यूमर्स और इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप कि इतना बार बार एक ही चीज पढ़ने के बाद याद हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस कराने के पीछे यही एक एम भी होता है कि आपको चीजें याद हो जाए। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन बताना है आपको कि कौन सा है और 2 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा फंक्शन है, कोई सा भी हो सकता है। So, as the head boy and head girl of the Triksha Public School, Deepak Chugh and the Deepika Chawla has been given the responsibility of hosting the Teachers' Day program in the school. Wow! In order to conduct the program in a systematic way, Deepak and Deepika, हाँ इतने कंफ्यूजिंग नाम एक जैसे से, एक ही फर्क है सिर्फ, चलो ठीक है, नहीं आई भी है। So Deepak and Deepika first called a meeting of the student council. ठीक है जी, मीटिंग आई। In the meeting they decided about the content of the program after taking into the consideration the different available alternative and choosing the best alternative among them. Then the various tasks required to be performed were identified, divided in accordance with the predetermined schedule made by them. After taking into the consideration different alternatives and choosing the best alternative among them. कुछ याद आ रहा है? कुछ पुरानी कहानी यहाँ से याद आ रही है क्या कि ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना, उसको सिलेक्ट करना, है ना? कुछ याद आ रहा है ना? प्लानिंग। तो फंक्शन प्लानिंग दिख रहा है, लेकिन मुझे एक और फंक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है। देन द वेरियस टास्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म वर आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड। ये हमारी अभी की बात से रिलेटेड लिख रहा है कि आइडेंटिफाई करना था, डिवाइड करना था इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड शेड्यूल मेड बाय देम। आफ्टर दे ग्रुप द सिमिलर एक्टिविटीज इनटू द मेन ग्रुप्स एज स्किट ग्रुप। और यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया कि ग्रुपिज्म करना शुरू कर दिया। हर ग्रुप जो था वो चार्ज ऑफ अ काउंसिल मेंबर इन अकॉर्डेंस विद स्किल। उसके बाद हर किसी को उन्होंने चार्ज दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज किया। तो आप कहेंगे कि मैम फंक्शन तो एक ही आइडेंटिफाई करना था लेकिन 2 दिख रहे हैं, प्लानिंग भी और ऑर्गेनाइजिंग भी है। बिल्कुल हो सकता है, बट हाँ था भी, पर मुझे पता था कि चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का है तो मैंने इसको 2 फंक्शन को एक ही में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर एग्जाम में आता है तो येस आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों लिख कर आएंगे क्योंकि दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था। These council members were in turn informed that they have to take orders and will accountable only to the Deepak and Deepika so as to facilitate the coordination among the various group। मतलब वही वाला लास्ट वाला स्टेप भी दिख रहा है, establishing the reporting relationship।
अब क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई एक ही फंक्शन करना है, तो क्योंकि हम फिलहाल ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लिख सकते हैं, बट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो एग्जाम में ऑब्वियसली वो दो ही फंक्शन पूछेंगे आपसे, क्योंकि दोनों के दोनों हमें क्लियरली दिख रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों हमें दिख रहे हैं, तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ दोनों ही। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक ही पूछा था तो फोकस फिलहाल अभी ऑर्गेनाइजिंग पे है। 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस कौन सी आपने यहाँ पे हाईलाइट होती हुई देखी है? कौन सी हाईलाइट हुई है बेटा, बताओ जरा। अगर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस अगर मैं पूछूं आपसे तो याद करो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस कि उसमें क्या था। उसमें बेटा ये था ना, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दूसरे एडवांटेज भी आप लोग मुझे बताएंगे अपने आप पास से कि कौन सी थी प्लानिंग में इंपॉर्टेंस। मैं ऑर्गेनाइजिंग की आपको बता देती हूँ। तो बेटा अगर ऑर्गेनाइजिंग की मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप ये देखो कि उन्होंने जब काम को बांटा है तो स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटा। ठीक है, दिख रहा है ना, स्किल्स के अकॉर्डिंग वो लोग काम को बांट रहे हैं, पहली चीज, ताकि रिपीटेड परफॉर्मेंस आए। और लास्ट में देखो उन्होंने कहा कि हमने ये बताया कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। आप कहेंगे मैम ये तो मैं स्टेप्स में दिख रहा है, बट यही स्टेप से रिलेटेड कुछ बातें आपने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ी हैं, जिसमें पहला था आपका बेटा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर यही बताया गया था कि रिपीटेड जॉब रिपीटेड बेसिस पर परफॉर्म की जाती है, स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप भी तो है, ये भी तो हमने एक इंपॉर्टेंस पढ़ी है कि यहाँ पर ये पता चलता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर्स रिसीव करेगा, तो क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप भी है। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है जो यहाँ पर हाईलाइट की गई है। ठीक है बेटा, चलिए चले आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अच्छा उन्होंने सी पॉइंट और दिया हुआ है कि आपको 2 और इंपॉर्टेंस जो हैं इसके अलावा वो भी बतानी है ना। हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्गेनाइजिंग, 2 जो यहाँ पे हाईलाइट हो रही थी वो बता दी। अब उसके अलावा 2 और आप अपने पास से बता सकते हो कोई सी भी, तो आप अपने आप उस चीज़ को लिखेंगे या वो भी मैं ही बताऊँ। अब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, 2 इंपॉर्टेंस तो मैंने बता ही दी हैं। आगे आप बताइए। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की भी है, याद करा करो। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी है यहाँ पर, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी है ना, याद आ रहा है। चलो ठीक है, बता दी मैंने आपको। आगे चलो, आगे बेटा 2 कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, उन 2 कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखो बेटा क्या है। कैलाश, इसको देख के पहले मुझे लगा लिखा है कलेश, ओ माय गॉड, जिंदगी के कलेश की वजह से कलेश ही दिख रहा है। So Kailash opens a retail mart in the local market and he knows it will be possible for him to handle all the work. It will be impossible for him to handle all the work alone. He appoints a Faizan to perform the task on his behalf, thereby reducing his workload. This decision providing the Kailash with more time to concentrate on important matters. Besides, he recruits 8 other persons as support staff. Over the years, his business earned a good name for itself. So he opens another outlet in the city. Considering the Faizan's competencies, he gives the independent charge of running the new outlet to him, thereby empowering him by giving the autonomy in functioning the outlet. देखो क्या हुआ, सिंपल सी चीज, उसने अपना एक रिटेल स्टोर खोला। ठीक है, उसको लगा कि अब मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि सारे काम मैं खुद कर सकूं, तो उसने सिर्फ एक बंदा अपॉइंट किया, सिर्फ एक फैजान। ठीक है, उसने सिर्फ फैजान को यहाँ पे अपॉइंट किया कि वो उसके बिहाफ पर थोड़ा सा काम कर देगा जिससे कि उसका वर्कलोड कम हो जाए। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हुआ, कैलाश को टाइम मिला कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर अब काम कर सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने और 8 लोग रखे सपोर्टिंग स्टाफ की तरह, और 8 लोग रखे। धीरे धीरे बिजनेस ने अच्छा नाम कमाया, अदर आउटलेट उन्होंने खोल दिया, जिसकी वजह से फैजान की कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए उसे इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया नए आउटलेट का। ठीक है, नए आउटलेट का उसको चार्ज दे दिया गया और उसको ऑटोनॉमी मिल गई। ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम दे दी गई कि भैया इस आउटलेट को तुम अपने हिसाब से चलाओ, सारे डिसीजन तुम खुद लोगे। स्टार्टिंग में जब काम चल रहा था, जब कैलाश और फैजान से रिलेटेड ही बात हो रही थी, तो आप कह सकते हो कि जब जिम्मेदारियां, जब अधिकार सिर्फ लिमिटेड रेंज में बंट रहे थे तो डेलीगेशन था। धीरे धीरे काम बढ़ा, काम बढ़ने की वजह से जिम्मेदारियां बढ़ी, तो अधिकार को बांटना पड़ेगा, अथॉरिटीज को और लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जब फ्रीडम आ जाती है तो फ्रीडम डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर आती है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो पॉइंट है आपके बेटा यहाँ पे जो डिस्कस किए गए हैं। जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज यहाँ पर लेकर आती हूँ तो इस माइंडसेट के साथ में आपके साथ यहाँ पर चीजों को डिस्कस कर रही होती हूँ कि आप चैप्टर पढ़ के आए हैं। बट मैंने देखा है कई बार मैं कमेंट्स को जब चेक कर रही होती हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही या ये क्या हो रहा है, मैं पता नहीं चल रहा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि आपने टॉपिक समझा ही नहीं है। आप सीधे क्वेश्चंस तो करने नहीं बैठ सकते ना। अकाउंटेंसी भी जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो ना। तो सेम चीज आपको बिजनेस स्टडीज में भी फॉलो करनी है। आप क्यों इसको एक थ्योरी सब्जेक्ट के अप्रोच के साथ देखने बैठ जाते हो कि क्वेश्चन देख के सब समझ आ जाएगा। आपको ये जो केस स्टडी सॉल्व करनी है, आप सॉल्व ही तब कर पाओगे ना बेटा जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। आपको पता ही नहीं डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ आपको वो चीज नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर सीरीज अटेंड करने के लिए बैठते हैं प्लीज मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस को देख कर आए हैं, चीज़ों को समझ कर आए हैं। एक बार अपनी समरी नोटबुक एटलीस्ट अपने सामने रखा करिए कि आपको कॉन्सेप्ट दिखता रहे कि क्या है और कैसे है। ठीक है, चलो, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। कोई भी 4 डिफरेंस बताने हैं तो पहला तो बेटा मीनिंग बता दिया करो। हमेशा ध्यान रखना जब डिफरेंस बताओ तो आपने टेबुलर फॉर्म में बताना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में ही अगर आप लिख कर आएंगे तो आप फुल मार्क्स एक्सपेक्ट करें, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मीनिंग ही लिख दिया करो कि डेलीगेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। वो क्या है, द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो आपका डेलीगेशन है ये कंपल्सरी एक्ट है क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है विच इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, एम क्या है, पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो आप डेलीगेशन, क्योंकि आपको रिड्यूस करना है बर्डन, है ना। बट डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं हमें रोल को बढ़ाना है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना है, इसलिए। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताइए कि और क्या बोल सकते हैं हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और क्या बता सकते हैं, बताओ। बेसिस याद दिलाओ थोड़ा सा मुझे, तुम लोग याद दिला दो भाई। एक तो हमने मीनिंग बता दिया, एक हमने ये बता दिया कि डेलीगेशन जो है वो कंपलसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। उसके बाद जो डेलीगेशन है वो आपका बर्डन रिड्यूस करता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, हमारे एम्प्लॉयज के रोल को बढ़ाता है। अच्छा, ऑटोनॉमी, फ्रीडम बता दो। डेलीगेशन के अंदर थोड़ी सी ऑटोनॉमी कम है ना, क्योंकि आपको रिपोर्ट करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। वही डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ज्यादा है, वहां पे डेवलपमेंट एम्प्लॉयज का ज्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा स्कोप कम है। ये नैरो स्कोप वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाइडर स्कोप वाला है। ठीक है, तो 4 डिफरेंस हो गए। चलिए, हाँ जी, तो आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इतना बड़ा, ओ माय गॉड। क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन है, फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कहीं ना कहीं, और कोई कॉन्सेप्ट सा बताना है यहाँ पर। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पहचानना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहचानना है, फिर से इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। वेयर इज आवर क्वेश्चन नंबर 34। आजो। चलो देखो, प्रकाश लिमिटेड इज प्रोग्रेसिव कंपनी विच हैज अचीव द न्यू रिकॉर्ड्स। मैडम अभी तो पढ़ा था बट कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर दिए होंगे डेफिनेटली, इसलिए दोबारा से आया है ये क्वेश्चन। सो प्रकाश लिमिटेड इज अ प्रोग्रेसिव कंपनी, उसने अचीव किए हैं न्यू रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, ये कहानी हम ऊपर देख चुके हैं। और प्रॉपर डेलीगेशन की वजह से उनके पास रेडी वर्क फोर्स है, पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था बेटा, हाँ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन किया गया था, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हुआ। डेलीगेशन की वजह से कोई ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं हो रहे क्योंकि क्लैरिटी थी इन वर्किंग रिलेशनशिप में। कंपनी ने एक एग्जाम्पल सेट किया फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री, दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करी। एज इट इज वेल ऑर्गेनाइज, क्योंकि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी, प्रोडक्टिविटी कंपनी की लगातार बढ़ रही थी, स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे थे तो एफिशिएंसी बढ़ी। अब कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती है, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की कंडीशन अलग हो सकती है, तो मीटिंग रखी गई टॉप मैनेजमेंट के साथ। कंपनी ने डिसाइड किया कि चेंजेस करेंगे पॉलिसी लेने के लिए, अब सुपरवाइजरी लेवल को भी अपने साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन तो सेम है, पॉइंट्स में क्या है वो हम देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद क्वेश्चन भी थोड़े से सेम ही आ गए हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो पहला क्वेश्चन वही है, अब तुम बता देना आंसर, अब मैं नहीं बताऊंगी। प्रॉपर डेलीगेशन की वजह से रेडी वर्कफोर्स मिली, प्रॉपर डेलीगेशन की वजह से रेडी वर्कफोर्स मिली, बिना मेरे ऑप्शन बोलिए बताओ।
कौन सा आपको लग रहा है इस पे करेक्ट आंसर? अरे बस, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। मैडम अब तो हम इसमें प्रो हो गए हैं, नहीं भी बताओगे तो भी बता देंगे। अगला लो, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज, एफिशिएंसी बढ़ती है, कौन सा दिख रहा है इसमें से? यस, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। कहाँ हिल रहे हो तुम? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक, चलो जी ये भी हो गया। सिस्टमैटिक डेलीगेशन कर रहे हैं अथॉरिटीज का, हर डिपार्टमेंट हर लेवल पर। मैडम लड्डू हो गया हमारे लिए अभी ये टॉपिक, लड्डू। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मैम डिसेंट्रलाइजेशन। चलो शाबाश। आगे, कंपनी ने चेंजेस करे, अब वो इन्वॉल्व कर रहे हैं सुपरवाइजरी लेवल को भी डिसीजन मेकिंग में। एज द साइज ऑफ द कंपनी इज ग्रोइंग सो इट विल रिक्वायर मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। अब बताओ क्या हुआ इसके अंदर, जब सारे लोग यहाँ पर आके मिलने लग गए हमारे साथ, हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये भी डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बात तो वही है। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल होता है? हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऊपर अलग से क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, कौन सा? फंक्शनल। बिकॉज ऑफ प्रॉपर डेलीगेशन दे हैव बीन एबल टू प्रॉपरली डिफाइन। अब वो अच्छे से डिफाइन कर पा रहे रिलेशनशिप किसके बीच के? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच पे, अलग अलग लेवल पे, जिसकी वजह से कंपनी का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कौन सी है इसमें? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की या एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डिफाइन किए गए रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। बताइए बताइए जल्दी से बताइए, इसमें से आपको कौन सा लग रहा है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है? तो यहीं से जब मैंने हाईलाइट कर दिया था रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे क्लियरली जो है हाईलाइट हो रहा है बेटा। और इसी के साथ बेटा हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। 80 मार्क्स के लिए भी हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लिया है एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे रिपीटेडली। 80 मार्क्स के लिए जब हम किसी चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं तो सोचो वो जो टॉपिक्स हो वो रिपीट हो रहे हैं। क्यों रिपीट हो रहे हैं? आप बार बार उस चीज़ को लिखोगे, सुनोगे, समझोगे अलग अलग तरीके से, तो अपने आप आपको एक क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, और याद भी हो रहा है साथ साथ, है ना? तो आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही होंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे बिजनेस स्टडीज के अंदर अब बढ़ रहा होगा। ये जो आपने चैप्टर नंबर 1 से एक माइंडसेट रखा हुआ था कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं होगा, वो चीज़ अब आपके माइंड में नहीं होगी। आई होप कि अब आप अच्छा कर पा रहे होंगे और खुद के लिए अच्छा सोच पा रहे होंगे कि येस डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि हम 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, मुझे पता है तुम ज़रूर हासिल करोगे ये 80 आउट ऑफ 80। सो बेटा मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर नंबर 6 और ब्लॉक 3 की स्टार्टिंग के साथ। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।